लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग भीम बैच में बात करेंगे टीपीपी एमसीक्यू नंबर 9 सेल साइकिल और सेल डिवीजन। एमसीक्यू करते रहिए और कदम दर कदम चलते रहिए किधर, मेडिकल कॉलेज की ओर। जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा, ये अपना पुराना स्लोगन। और इसी के साथ सबसे कम सबसे सटीक सेव सिलेक्शन इन नीट के लिए राहुल सर के साथ आइए बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरफेस स्टेज? Period of great metabolic activity, also called preparatory phase, absence of replication of DNA. It covers over 95% of the total duration of cell cycle. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है हिंदी में कि इंटरफेस अवस्था के लिए इनमें से गलत कथन का चयन करें। पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या इस समय सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है? इसे हम तैयारी की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में रेप्लिकेशन अनुपस्थित होता है। यह अवस्था पूरी इंटरफेस का 95% पार्ट गेन करती है। आंसर बताएं बच्चों, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताएं बेटा आंसर। देखो तुरंत आंसर टाइप किया करो, टाइम बर्बाद मत किया करो। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है बेटा थर्ड। अब थर्ड इसका आंसर क्यों है जरा ध्यान दीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि एक ये सेल है और इस सेल में ये हिस्सा इसका इंटरफेस है, ये हिस्सा इसका इंटरफेस है, और इस इंटरफेस में ये तीन प्रवस्थाएं थी, G1 फेस, इसके बाद S फेस और इसके बाद G2 फेस। पहला लिखा इस ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बेटा ध्यान रखें कि इस समय सेल पूरी तरह से मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, यानी उपापचयी दशा में होती है आई फेस में। और यही कारण है कि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए डुप्लीकेशन या कोशिकांगों का दुगड़न होता है। ठीक है, तो पहली वाली बात बिल्कुल सही है। आल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेस बिल्कुल सही है। इंटरफेस को हम में क्या होता है, कोशिका विभाजित नहीं होती है, कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। तीसरा अब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन, ये बात गलत है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एस फेस आई फेस का पार्ट है और यहां पर सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस। इस समय डीएनए यहां पर सिंथेसाइज होता है। यहां पर कह रहा है कि डीएनए का दुगड़न अनुपस्थित होता है। तो बात समझ में आ गई, आंसर इसका होगा 3। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पोस्ट माइटोटिक गैप फेस इज characterized by all except synthesis of histone protein, synthesis of RNA and
न्यूक्लियोटाइड, मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ, नो चेंज इन डीएनए कंटेंट। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। आंसर बताइए बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, पोस्ट माइटोटिक गैप का मतलब जानते हो क्या पूछ रहा है? दोबारा से सेल साइकिल को देखेंगे एक बार फिर से। ये सेल बन गई और सेल में इस तरीके से ये माइटोटिक फेज है। ये माइटोटिक फेज से बेटा एक ही जगह से बार बार क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब पोस्ट माइटोटिक में क्या हुआ कि सेल यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब डिवाइड होने के बाद सेल जो है ये G1 फेज में जाएगी, ठीक है। फिर S फेज में जाएगी और इसके बाद फिर जाएगी ये कहां पर? फिर जाएगी ये G2 फेज में। अब पोस्ट माइटोटिक गैप फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। यहां पर क्या नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। तो यहां पर बेटा सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन नहीं होता है। एनसीईआरटी उठा के देखोगे, बात समझ में आएगी। राइट नाउ चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन अ फेज which is also associated with synthesis of। डीएनए का दुगुणन कोशिका विभाजन की एक प्रवस्था में होता है, उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। लो, मैंने तो सीधे सीधे आंसर ही बोल दिया, आपको बताने का नंबर ही नहीं दिया। डीएनए डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन अ फेज which is also associated with synthesis of RNA, histone, cyclins, ATP। क्वेश्चन नंबर 3। अब जब बात बिगड़ गई तो बिगड़ ही गई, फिर बेटा बोल दिया तो बोल दिया। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जिस समय डीएनए का संश्लेषण होता है उसी समय हिस्टोन भी बनती है। क्योंकि हिस्टोन क्या है? पैकेजिंग प्रोटीन है, एक बेसिक प्रोटीन होती है। और इस बेसिक प्रोटीन के साथ जैसे ये इस तरीके से हिस्टोन ऐसे होती है, इस तरीके से इसके साथ डीएनए जो होता है वो इस तरीके से ऐसे फोल्डेड स्टेज में ऐसे पाया जाता है, ऐसे ऐसे फोल्डेड स्टेज में होता है, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। यानी जब तक हिस्टोन नहीं होगी तो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर बाइंड नहीं होगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और हिस्टोन का संश्लेषण साथ साथ होता है। क्लियर हो गई? आंसर आपको पहले ही बता दिया, 2 होगा इसका। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है which of the following duplicate in cytoplasm in S phase। आज मैंने बहुत सरल क्वेश्चन लगाए बेटा, और इनके जवाब आप सबको देना ही चाहिए। कोशिका विभाजन की S अवस्था के दौरान, चूंकि S phase टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, केंद्रक में होता है, ठीक इसी समय कोशिका द्रव्य में इनमें से किसका विभाजन होता है? क्रोमोसोम का, सेंट्रियोल का, क्रोमेटिड का, डीएनए का? जल्दी से बताइए।
आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। देखो ये चीज आपको बताई गई थी, इसका आंसर है बेटा 2। ये बात आपको क्लियरली बताई गई थी। क्या बताई गई थी यहां पर कि जिस समय एस फेस होगा, एस फेस इंटरफेस यानी केंद्रक के अंदर एस फेस में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, उसी समय कोशिका द्रव्य में सेंट्रियोल का क्या होता है, उसी समय सेंट्रियोल का विभाजन होता है। कहां पे? कोशिका द्रव्य में। बात समझ में आई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेकंड यानी सेंट्रियोल। छोटी छोटी बातें जब बार बार की जाती, एक ही टाइप के क्वेश्चंस या घुमा फिरा के उसी जगह पे जब हम रहते हैं तो धीरे धीरे वो चीज हमें एकदम से क्लियर हो जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सही को सुमेलित करें। स्प्राइम स्टेज लेट प्रोफेस, कांग्रेशन स्टेज मेटाफेस, इंटरजोनल फाइबर फॉर्मेशन टेलोफेस, रीअपियरेंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक एंड गोल्गी बॉडी एनाफेस। जल्दी से बताइए इनमें से सही कौन सा लिखा हुआ है? देखो स्प्राइम स्टेज हमेशा इनिशियल प्रोफेस में होती है। इस क्वेश्चन के सारे पूरी बात को ध्यान से समझेंगे। स्प्राइम स्टेज में मैंने क्या कहा था कि प्रोफेस के दौरान, इनिशियल प्रोफेस के दौरान क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि इनके इंड वास्तविक रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, और इस समय पूरा का पूरा न्यूक्लियस एक ऊन की बॉल की तरह दिखाई देता है, जैसे ऊन की बॉल होती है, और इस प्रकार इसको हम कहते हैं स्प्राइम स्टेज। तो यहाँ लेट प्रोफेस लिखा हुआ है, ये बात बेटा गलत लिखी हुई है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? इनिशियल प्रोफेस। ये बात गलत हो गई। अब बात करें अगर कांग्रेशन स्टेज मेटाफेस, ये बात 100% सही है। सही होने का मतलब क्या है? सही होने का मतलब ये है कि गुणसूत्र प्रोफेस के समाप्त होने के बाद मेटाफेस की इनिशियल स्टेज में कोशिका द्रव्य में रैंडमली बिखर जाते हैं, रैंडमली बिखर जाते हैं। अब ये सभी गुणसूत्र धीरे धीरे मध्य रेखा पर आकर के मेटाफेसिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बनाने लगते हैं। तो इस प्रकार गुणसूत्रों का सिमट करके मध्य रेखा पर आना कांग्रेशन कहलाता है। तो बेटा ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, और इसका आंसर भी सेकंड बिल्कुल राइट है। अब इंटरजोनल फॉर्मेशन, ये बेटा एनाफेस का सीन है। इंटरजोनल फाइबर में क्या बताया गया था आपको कि जैसे ये क्रोमोसोम एनाफेस में बटे, और बटने के बाद यहां पर हम देखते हैं कि इनके बीच इस प्रकार से ये इंटर जोनल फाइबर बनने लगते हैं। तो ये बात तो एनाफेस की है, इसलिए ये वाली बात यानी थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत है। चौथे की बात करें तो रीअपियरेंस ऑफ ER गोल्गी बॉडीज एनाफेस में नहीं, ये किसका था? टीलोफेस का। टीलोफेस में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स यहां पर आ गए, इसके बाद इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ यहां पर क्या बन गया? क्या बन गया? यहां पर न्यूक्लियोलस एपियर हो गई, और साथ ही साथ कोशिका द्रव्य में ER गोल्गी बॉडी जैसी रचनाएं यहां पर एपियर हो जाती इस तरीके से। तो बात को समझ गए? इसमें बिल्कुल बात सही कौन सी थी? बात नंबर 2 यानी कांग्रेशन स्टेज मेटाफेस को शो करती है। तो बात समझ में आई?
चलिए बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखो जल्दी नहीं मचाना है, जब तक पूरी बात समझ में ना आ जाए। मैं बार बार कहता हूं ये क्वेश्चन नहीं है, इसी बहाने हम आपको बार बार उसी टॉपिक को रिवाइज कराते हैं, पढ़ाते भी हैं साथ में। ये केवल ऐसे नहीं कि इसका ए उसका बी इसका सी, भाई मैं ऐसे नहीं करा पाता, हमसे ऐसे नहीं हो पाएगा। हमसे तो जो प्रॉपर तरीका होता है, जो नीट की तैयारी का तरीका है, जो क्वेश्चन आ सकता है 24 में, उसकी बात करते हैं और पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगता है हमारे साथ, मुझे भी पता है, लेकिन बेटा बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए, ताकि उस दिन तुम गलती न करो जिस दिन तुम्हें जरूरत हो। तो चलिए आंसर बताइए, सामने क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस occurs in animal cells, occurs by cell furrowing, occurs by cell plate formation, is characteristic of bacterial cell। आगे क्या लिखा पता नहीं, लिखा रहे लो, जल्दी से बताइए। देखिए सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, आंसर टाइप करो। इसका सही आंसर है थर्ड। आपको दो तरीके से बताया गया था। एक तो ये बताया गया था कि जैसे ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में दो केंद्रक बनने के बाद यहां पर ये सेल प्लेट बनती है, ये सेल प्लेट बनती है, और सेल प्लेट बनने के बाद सेल इस तरीके से अंदर से बाहर की ओर ऐसे बटती है। यानी इसके बटने का तरीका क्या है, इसके बटने का तरीका ये है, सॉरी, इसके बटने का तरीका ये है, यानी सेल अंदर से बाहर की तरफ जा रही। तो जब अंदर से बाहर की तरफ जा रही तो स्वाभाविक है, क्या इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, इसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। और अगर बेटा यही चीज कहां होती, एनिमल सेल में होती, तो ये हमेशा फरो जो होती बाहर से अंदर की तरफ जाती, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल कहां पे होगी, एनिमल सेल में। ये कहां पे होगी, एनिमल सेल में। और सेंट्रीफ्यूगल कहां पे होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा प्लांट सेल में, प्लांट सेल में होगा। यहां पर प्लेट बनेगी और यहां पर क्या बनेगा, फरो बनेगी। यहां पर क्या बनेगा, फरो बनेगा। कहां फरो बनेगी, स्पेलिंग पे मत जाओ, यहां फरो बनेगी एनिमल सेल में। और जब फरो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल। और इधर क्या है, प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल। चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, सेल प्लेट बन रही। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। What will be the total number of mitotic division in the formation of 64 daughter cells? ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं कि 64 कोशिकाओं को कराने के लिए हमें कुल कितने डिवीजन कराने होंगे। जल्दी से बोलो, आंसर टाइप करो, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर टाइप करो। 6, 32, 63 और 16। देखो हमेशा जब भी डिवीजन पूछा जाए कितने डिवीजन होंगे, तो जितनी सेल बताई गई उसमें से एक माइनस कर दो। यानी जो आपसे पूछ रहा है जितनी भी डॉटर सेल हो, इसका एक फॉर्मूला होता है, डॉटर सेल -1 बराबर डिवीजन ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल, हमेशा एक कम हो जाएगा। अब अगर कोई पूछे क्यों, देखो माइटोसिस में क्या हो रहा है, माइटोसिस में हो ये रहा है कि जैसे ये कोई मदर सेल है, अब ये मदर सेल इस तरीके से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गई।
ऐसे। तो नई सेल तो बेटा एक ही बनी ना, एक तो पुरानी बनी। ये देखो, यानी एक सेल दो सेल में बट गई, तो एक डिवीजन में एक ही सेल तो बनी। और लास्ट में क्या होगा, आखिरी वाली सेल आपस में जोड़ दी जाएगी। तो 63 बार डिवीजन करके 63 बन गई, और लास्ट में मदर सेल भी जुड़ करके कितनी हो गई, 64 हो गई। बात समझ में आई पूरी की नहीं आई? हमेशा ध्यान रखो ऊपर वाली बात को। मैंने क्या कहा, दुनिया के झमेले मत पड़ो। ये बात तुम ध्यान रखोगे कि जितनी भी डॉटर सेल दी गई हो उतना में -1 कर दीजिए, डिवीजन निकल आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ 64 डॉटर सेल -1 इक्वल टू 63 डिवीजन। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आइडेंटिफाई द फेस एट विच मोस्ट ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट। कोशिका विभाजन की वो कौन सी प्रवस्था है जिसमें ज्यादातर कोशिकांग विभाजित होते हैं? देखो एक बात ध्यान रखो, पहले आंसर बताओ। अच्छा चलो जल्दी आंसर बताओ, आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए जल्दी से। देखो एम फेस में सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट नहीं होते, ये सब कुछ पहले ही हो चुका था आई फेस में। अब बचे आई फेस में 3, G1, G2 और G0 फेस। तो एम फेस हटा दीजिए, G0 का कोई मतलब नहीं, चूंकि यहां पर सेल कोई डिवाइड ही नहीं होती, तो 2 ऑप्शन गए तेल लेने। अब बचे 2, G1 और G2 फेस। तो G1 और G2 जो बचा है यहां पर, इसमें से दोनों जगह होता है। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेटेड इन G1 फेस, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और गोल्गी बॉडी नहीं बटते एक्सेप्ट, ये कहां बटते हैं, G2 में। तो हम उसी लाइन पे जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेटेड इन G1 फेस। कहां पर बटेंगे बेटा, G1 फेस में बटेंगे। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, डायरेक्ट याद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है ए सेल destined to complete cell cycle when it enter post mitotic phase, when it cross restriction point, only when it cross G0 checkpoint, when all checkpoints are success। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ ना हो, लेकिन बेटा कोशिश करो करने की। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है। देखो इसका सही आंसर मैं ही बता देता हूं, क्योंकि टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। कोशिका विभाजन जब होता है तो 2 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होते हैं, उन पर चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि अब वो क्वेश्चन इस तरीके का आता नहीं है, लेकिन अब ये आ गया है, ऑपरेटर महोदय ने भेज दिया है तो कराना पड़ेगा। तो बेटा इसका सही आंसर होगा सेकंड। अगर कोई कोशिका सभी चेक पॉइंट को क्रॉस कर लेती है तो when it cross restriction point, जितने 2 जगह पर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है उन रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को अगर ये क्रॉस कर लेती तो फिर सेल विभाजित होके ही रहेगी। क्लियर हुआ? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है ये, दिख रहा बेटा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग an increase in number of chromosome is B, fill the blanks correctly, A interphase, B prophase, सेकंड में S फेस, टेलोफेस, साइनेप्टिक फेस, G2 फेस, इंटरफेस, एनाफेस। जल्दी से बताइए, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। इस बार डीएनए नहीं पूछा गया, क्रोमोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग। जल्दी बताइए, आंसर बताइए इसका।
क्रोमोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग ए एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, आगे होगा सेपरेट फिर डैश बी फिल द ब्लैंक करेक्टली। तो बेटा इसका सही आंसर आएगा 4, क्योंकि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, इंटरफेस में, और ये अलग अलग हो जाते हैं एनाफेस में। देखो कहने का मतलब ये था कि क्रोमोसोम इस तरीके से ऐसे हो गया और फिर ये एनाफेस में इस तरीके से ये ऐसे और ऐसे, इस तरीके से ये ऐसे बट गए, ऐसे। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर हाँ लगा तो दिया, 4 था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिप्लॉयड सेल, इनमें से कौन सी कोशिका है जो डिप्लॉयड नहीं है, दुगुलित कोशिका नहीं है? एक तो जाइगोट, प्राइमरी, oocyte, माइक्रोस्पोर, मदर सेल और ओवम। मिल गया भाई सही आंसर, जल्दी करो, हमें तो मिल गया, आप भी बताइए इनमें से कौन सी कोशिका हैप्लॉइड है या कौन सी कोशिका डिप्लॉयड नहीं है? ये बड़ा बड़ा लिख दिया, और बेटा यही इसका आंसर है। इसका आंसर भी ओवम है, क्योंकि ओवम क्या है, ओवम कब बना? स्पर्म और ओवम हमेशा बनते हैं मियोसिस के फलस्वरूप। ये 2n सेल और 2n सेल से बनेगा हमेशा, या तो स्पर्म बनेगा या ओवा बनेगा, दोनों ही n होते, ये ओवम। और ये क्या है, दोनों ही हैप्लॉइड हैं। कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं, ये डिप्लॉइड कभी नहीं होते। क्लियर हो गया? सही आंसर क्या आएगा इसका? इसका सही आंसर आएगा 4, क्योंकि ओवम हमेशा क्या होता है, ओवम बेटा हमेशा जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। बाकी अगर जाइगोट की बात करो तो जाइगोट देखो हमेशा क्या लिखा जाता है, जाइगोट में हमेशा हम लोग लिखते हैं 2n का जाइगोट। प्राइमरी oocyte सेल हमेशा 2n होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमेशा 2n होती है। इसके विभाजित होने के बाद जब मियोसिस होगी तो क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। और पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन हमेशा n होता है। प्राइमरी oocyte सेल, फिर मियोसिस होगा यहाँ पर, और मियोसिस के फलस्वरूप क्या होगा, जो सेल बनेगी वो ओवम बनेगी, और ओवम हमेशा कैसा होगा, n होगा। जाइगोट कब बना, जाइगोट बेटा n+n, दो मिल करके, दो हैप्लॉइड सेल मिल करके जाइगोट बनाती। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 12 की। इंड ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड with nuclear envelope at attachment plate in लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन। जल्दी बताइए, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। गुणसूत्रों के जो लास्ट पॉइंट है वो केंद्र कला के साथ जुड़े होते हैं, किस अवस्था में, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पकाइटीन, डिप्लोटीन। जल्दी से आंसर बताइए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कुछ इनिशियल प्रोफेस, और इनिशियल प्रोफेस में स्प्राइम स्टेज में रहते हैं, या गुणसूत्रों के जो इंड होते हैं, जैसे ये है, गुणसूत्रों के इंड पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई नहीं देते। क्रोमोसोम तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन इनके इंड पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिखते, ये इस तरीके से ऐसे दिखेंगे। और ये स्टेज कहाँ होती, ये पूरी स्टेज बेटा है, ये पूरी स्टेज बेटा होती है लेप्टोटीन में। कहाँ होती है ये स्टेज, ये स्टेज होती है लेप्टोटीन में। आंसर क्या होगा, पहला।
चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इफ देयर आर 30 क्रोमोसोम इन G1 फेस देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन जाइगोटीन। जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर जीवन अवस्था में 30 क्रोमोसोम है तो जाइगोटीन में कितने होंगे, बाइवेलेंट कितने होंगे? 30, 15, 45, 60। जल्दी बोलो। देखो बाइवेलेंट किसे कहा गया था? होमोलोगस क्रोमोसोम को। तो अगर यहां पर कितना कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कहां की बात कर रहा, पहले ये समझो, ये बात कर रहा है जीवन की। तो अगर जीवन में कितनी है, जीवन में वो बता रहा 30 है, तो जैसे ही फेस कहां जाएंगे हम, जाइगोटीन प्रवस्था में क्या हुआ कि दो गुणसूत्र एक दूसरे के पास पास आ करके आपस में जोड़े बनाने लगते हैं। ऐसे एक जोड़ा, तो एक जोड़ा बराबर कितने, 2, तो वहां पर थे 30, तो यहां पर कितने बचेंगे, 15 जोड़े बन जाएंगे। 15 जोड़े का मतलब 15 बाइवेलेंट बन जाएंगे जाइगोटीन प्रवस्था में। चूंकि जाइगोटीन प्रवस्था में बाइवेलेंट इसको बोला जाता है, एक सेट को बाइवेलेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करो तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपके पास। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेज इज पकाइटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन। जल्दी बोलो, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेज इज, आंसर बताइए। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेज। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, आपको घुमाया गया, कोई दिक्कत नहीं। जाइगोटीन फेस में क्या हुआ, एक ये माता का एक पिता का, दो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आए, और आने के बाद जब इनको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर दिया गया, अब इसे क्या कहा गया, अब इसे कहा गया न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसे कहा गया न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जाइगोटीन। क्लियर हो गई बात? ये पूरा जो बन गया ना न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये जाइगोटीन प्रवस्था में होता है। क्लियर हुआ? न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेज। क्लियर हुआ? या ये भी कह सकते हो कि इस अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में क्रोमोसोम जो होते हैं, चलो छोड़ो, वही कॉन्सेप्ट ठीक है जो बताया, यही ठीक है। चलिए बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 15 की। तो मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में लिखा है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स और डिसिनेप्सिस, डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर डिवीजन। इनको हमें मैच कराना है कि कौन से फेस में कौन सी स्टेजेस आती है, डिप्लोटीन, पकाइटीन, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में। चलिए आप पहले इनको मिलाइए, फिर हम भी आपके साथ मिला देते हैं। जल्दी से देखिए बेटा, चलो हमारे साथ ही साथ मिलो। इसमें से पहले का आंसर जो होगा वो होगा पकाइटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है। सबको पता है कि क्रोमोसोम क्रॉस के फॉर्म में हो जाते हैं और टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है और उसी समय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है। अब अगर हम बी की बात करें, डी सिनेप्सिस, तो डी सिनेप्सिस का मतलब क्या हो जाएगा,
डिप्लोटीन अवस्था में गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग होना प्रारंभ कर देते हैं। पास पास आकर के जोड़ा बनाना, ये सिनेप्सिस था जो जाइगोटीन में होता है। और डीसिनेप्सिस का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं। तो ये डीसिनेप्सिस इनिशिएटेड स्टार्टेड इन द डिप्लोटीन स्टेज। अब डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर हम बात करें सी की, तो सी में बेटा जाएगा थर्ड ही जाएगा सी का तो। और अगर सेंट्रोमियर डिवीजन की बात करें तो चौथा क्रोमोसोम बी से स्प्लिट हो जाएगा। कहां पे? सेंट्रोमियर से। तो इसका आंसर आएगा एक का क्या आएगा? एक का दो, दो का पहला, तीन का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी इसका आंसर आएगा बेटा पहला। एक बार आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे जरूर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जब आप देखोगे तो आपको पूरा एक तरीके से जो क्वेश्चन था आपसे डीपली पूरा सेल डिवीजन एक ही बार में इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, बिल्कुल सरल क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। बाइवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड इन जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखो टेट्राड क्लियरली सी, इसमें देखो दो जगह एनसीईआरटी ने लिखा कि बाइवैलेंट टेट्राड बनना प्रारंभ हो जाते हैं जाइगोटीन में, लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया। पूछा गया क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड इन। तो पकाइटीन में क्रोमोसोम इस तरीके से ऐसे, पकाइटीन का मतलब ही होता है क्रोमोसोम का लंबान में फटना। तो यहां पर पकाइटीन में क्रोमोसोम इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आंसर इसका आएगा 2। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि क्रोमैटिड सेपरेशन एंड सेंट्रोमियर डिवीजन अकर इन। देखो ये क्रोमोसोम ये है, ये क्रोमोसोम है ऐसे, इस तरीके से ऐसे। अभी कह रहा है कि ये क्रोमोसोम क्रोमैटिड सेपरेशन और सेंट्रोमियर सेपरेशन ये हो गया। ये किस स्टेज में होता है? छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है कि ये किस स्टेज में होगा। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ बेटा। जहां भी एनाफेस लिखा होगा, एनाफेस जहां भी लिखा होगा तो एनाफेस तो बेटा 3 जगह लिख दिया। और एनाफेस, एनाफेस सेकेंड, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। इसका चौथा आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर एनाफेस सही है और एनाफेस सेकेंड सही है। क्योंकि एनाफेस फर्स्ट में क्रोमोसोम नहीं बढ़ते, एनाफेस फर्स्ट में सेंट्रोमियर नहीं बढ़ते। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो ये अगर जाएंगे हम तो ये एनाफेस फर्स्ट हो गया, ये हमारा हो जाएगा एना फर्स्ट। और यहाँ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एनाफेस, एनाफेस माइटोसिस का, ये माइटोसिस का हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो एनाफेस सेकेंड भी बिल्कुल माइटोसिस की तरह मियोसिस में होता है। तो बात को समझ गए होंगे अब तक। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्हाट विल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट इफ मियोसाइट्स कंटेन 30 पिकोग्राम डीएनए। ध्यान से समझे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट, यानी मियोसिस खत्म होने के बाद किसी कोशिका में डीएनए का अमाउंट कितना होगा यदि मियोसाइट सेल में 30 पिकोग्राम डीएनए है। 30 पिकोग्राम, 60 पिकोग्राम, 15 पिकोग्राम या 120 पिकोग्राम। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी बताइए। मियोसाइट सेल में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट इफ मियोसाइट सेल कंटेन 30 पिकोग्राम।
अच्छा, मियोसाइट सेल देखो, इसको देखो इधर, जो मदर सेल होती है मियोसिस में ना, इस 2n सेल को ही हम मियोसाइट सेल कहते हैं। ये 2n में यहां पर कितना है, 30 पिकोग्राम। तो अब इससे क्या होगा, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15 पिकोग्राम, यहां पे हो गया 15 पिकोग्राम, यहां पे हो गया 15 पिकोग्राम। फिर ये आगे चल के ऐसे डिवाइड होगा, दो सेल इससे बनेगी ऐसे। तो यहां पर सभी में क्या हो जाएगा, 15 15 15 और 15। तो यहां पर इसका सही आंसर आना चाहिए 3rd, ऐसे आएगा। क्योंकि ये डीएनए का अमाउंट यहाँ पे था, यहाँ पर रिडक्शन हो गया, फिर जितना था उतना फिर मियोसिस सेकेंड में, तो चारों में 15 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करो तो इंटरकाइनेसिस और इंटरमियोटिक इंटरफेस शो इज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, डीएनए सिंथेसिस, जनरली शॉर्ट लिव्ड, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बताइए क्या क्या होगा यहां पर। 19, पहले तो आप समझो इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेस को आप इंटरफेस ना समझें, बिल्कुल ना समझें। देखो यहां पर हमने आपको क्या बताया था, पहले बात समझो कि जैसे ये मियोसिस है, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर मियोसिस फर्स्ट होने के बाद जो 2 सेल बन गई, ये सेल कुछ समय के लिए क्या करती हैं, रेस्ट करती हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको, हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और इस इंटरकाइनेसिस के बाद अब ये सेल मियोसिस सेकेंड में जाती कि नहीं जाती, अब इसमें जाएगी, पहले इससे इसमें जाएगी, ये इसका सीन होता है। तो इंटरकाइनेसिस में कभी भी ध्यान रखें कि डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, कभी नहीं होता। हमेशा इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आती है, दोनों बातें सही हैं, तो चौथा सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों बातें यहां पर ये वाली सही लग रही हैं। थोड़ी देर के लिए आएगी, सेल दोबारा से अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करेगी, आगे फिर डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन कभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन इसमें डीएनए का सिंथेसिस कभी नहीं होता है। समझ में आई बात पूरी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1000 pollen grains in wheat is, गेहूं में 1000 पराग कणों को बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री कोशिकाओं की जरूरत, कितने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होंगे, 250, 500, 1000 या 1250, 250, 500, 1000, 1250। जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही आंसर बताना है, जल्दी बताओ। लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें हमेशा इसका लॉजिक सीखो। देखो बड़ा बच्चा है, टारगेट वाला, उसके लिए तो बहुत इजी सवाल है, तुरंत बता देगा। अगर आप 11th के बच्चे हैं तो जरा इसको बड़े ध्यान से समझो। आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि 1 मियोसिस बराबर 4 डॉटर सेल। तो 1000 बनानी है ना, तो 250 इंटू 4 इक्वल टू 1000। सही आंसर क्या इसका आएगा बेटा, 250। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जुड़े रहिए, एमसीक्यू करते रहिए, कदम दर कदम मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। चाहे जैसे कोशिश कर लो बेटा, चाहे जितनी बार पढ़ के देख लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन
क्या कहें अब हम, क्योंकि हम सब लोग हैं, हम तो झूठ भी नहीं कह सकते कि आपका नहीं होगा, भगवान करे जैसे हो वैसे हो। लेकिन एक बेहतरीन रास्ता ये है कि अगर आप एमसीक्यू के साथ चलते हो तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। हम लोग कराते हैं एमसीक्यू तो हमारे खुद ही क्लियर हो जाते हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि बच्चों को भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि आता होगा तभी तो एक्सप्लेन बता पाएंगे, है ना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए एमसीक्यू के साथ।